तो ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक पूरा। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके बाद चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद एक चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। 3 एंट्री में 3 चैप्टर जो है सारा में ये वाला चीज मिलेगा, और आज जो एंट्री बताना वो मिलेगा। मतलब ये एंट्री अगर तुम लोग सीख गया अच्छे से तो समझो कि एग्जाम में जो चैप्टर आगे हम लोग पढ़ने वाला एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, ये तीनों चैप्टर में यही एंट्री का यूज करेंगे। इसीलिए एंट्री को हम इतना समराइज करके लिखाएंगे, मतलब जो अभी लिखेंगे सेम यही एंट्री अगला चैप्टर में यूज करेंगे, सेम वही एंट्री अगला चैप्टर में फिर यूज करेंगे। तो ये एंट्री को एक बार रट जाओगे, पैटर्न समझ जाओगे तो कोई टफ नहीं होगा। तो पैटर्न जैसे क्या होगा, एक यहाँ पर वर्ड क्या आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, बेसिकली रिवैल्यूएशन। जैसे मान लो हम सपोज बोलेंगे वैल्यूएशन, जैसे वैल्यूएशन बोलेंगे ना, वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का वैल्यू बताना। रिवैल्यूएशन मतलब री मतलब क्या होता है, दोबारा, मतलब फिर से हम कर रहे हैं। तो in this case basically assets and liabilities are revalued at the time of change in profit sharing ratio, at the time of admission, at the time of retirement, at the time of death। मतलब जब किसी पार्टनर का डेथ हुआ, किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, कोई रिटायर हुआ, या प्रॉफिट रेशियो हम चेंज किए, तो उस टाइम पर एसेट्स को देखा जाता है फिर से कि एसेट्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू को फिर से चेक किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब दोबारा से आप वैल्यू को चेक करेंगे, बेसिकली रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है 12th में। रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्यों है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बिकॉज आज हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे, तो इसी अकाउंट पर बेस पे रूल से बनेगा। अब इसमें दो ही चीज क्या काम है समझ जाओ, एक काम है एसेट्स और दूसरा काम है लायबिलिटी। एकदम बेसिक 2 चीज है। तो बस क्लियर, यहाँ पर यही 4 चीज तुम लोग याद रख लो। कभी कभी 2 मार्क्स का थ्योरी भी एग्जाम में आ जाता है। एसेट्स या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तो क्लियर समझ जाओ। एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करना, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री में लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। उल्टा रूल है, बिकॉज सारा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और सब लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ये रूल है। तो अब हम लोग एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो पहला नंबर, when increase in the value of assets, when increase in the value of assets, when increase in the value of assets। चलो जनरल एंट्री लिखो, उसके नीचे लिखना assets account debit to revaluation account, assets account debit to a revaluation account। नेल्सन लिखो, बिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस टाइप से लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जैसे 11th में जो लोग एंट्री नहीं किए हो, थोड़ा देख लो पैटर्न कैसे लिखा जाता है। और 2 यहाँ से लिखोगे, थर्ड लेटर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ध्यान रखना। 2 ऐसे लिख दिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, नेल्सन बता रहा हूँ, नेल्सन यहाँ से ऐसे लिखोगे बिंग करके, नेल्सन में बिंग लिखा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, लिखो बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, big increase in the value of assets, big increase in the value of assets। देखो एकदम एंट्री में एकदम सिंपल वे में लिखा है ना, आंसर भी तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आया पहला ना, ये एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेल्सन क्या होगा, बिग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड नंबर लिखो, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, when decrease in the value of assets। चलो बताओ तो क्या एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझ गया ना, जस्ट अपोजिट। चलो पास करो, वही अपोजिट लिख देना, तो जो एंट्री लिखे उसी को अपोजिट कर दो। सेकंड नंबर है हेडिंग, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंट्री लिख लेना, वही जो एंट्री लिखा ना उसको अपोजिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओम कैपिटल लेटर में टी लिखेगा, जो 2 लिखा है नीचे, टी कैपिटल में हमेशा करोगे। टू एसेट्स अकाउंट, नेल्सन क्या होगा बताओ, बिग, हाँ लिख दो सेम, बिग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। चलो थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर लिखो, व्हेन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, व्हेन इंक्रीज in the amount of liabilities, when increase in the amount of liabilities, when increase in the amount of liability, entry लिखो, revaluation account debit to liabilities account, revaluation account debit to liabilities account, revaluation account debit to liabilities account. नेक्स्ट लिखो, being increase in the amount of liability, being increase in the amount of liability, being increase in the amount of liability. वो जो लाइन लिख रहा है ना क्वेश्चन में, व्हेन हटा के वो नरेशन में कर दो, बस व्हेन हटा दो, बाकी नरेशन हो गया। चलो फोर्थ नंबर लिखो, व्हेन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, व्हेन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, when decrease in the amount of liability, when decrease in the amount of liabilities। चलो एंट्री क्या होगा बताओ? हाँ चलो सेम अपोजिट कर दो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ बिंग में डिक्रीज कर दो इस बार। नेक्स्ट में बस डिक्रीज लगा दो ना, अभी लिखोगे बीइंग डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ नंबर। देखो एंट्री याद भी इजीली हो जाएगा ना, सब अपोजिट सीक्वेंस में लिखा है। फिफ्थ नंबर लिखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कॉमा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कॉमा एक्रूड इनकम, एक्रूड ACCRUED। पहला है अनरिकॉर्डेड एसेट्स कॉमा एक्रूड इनकम कॉमा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ETC कर दो कॉमा देकर। और भी कुछ नाम हो सकता है लेकिन यही मेन तीन नाम रहता है, ठीक है ज्यादातर। प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो यहाँ ना तीन नेम है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकता है, या क्या होगा अक्रूड इनकम होगा, या क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो बेसिकली ये डायरेक्ट अगर दिया रहेगा तो ये डायरेक्ट के केस में एंट्री बता दे। इंक्रीज डिक्रीज होगा तो फिर इसका रूल हम लोग एसेट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन में बताएंगे अभी। फिलहाल ये डायरेक्ट के लिए एंट्री लिखो, एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग लिखे थे एक्रूड, तो वो भी लिखो एक्रूड, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये डायरेक्ट के केस में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर सपोज कभी कभी कंपेयर करना होता है तो हम लोग उसको एसेट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे। अब डायरेक्ट के केस में एंट्री लिखा है। अब इसको एंट्री समझो थोड़ा, क्वेश्चन में तीनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्या एंट्री करेंगे? मान लो केवल क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहेगा बस, तो एंट्री क्या होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन, समझा? मान लो केवल रहेगा एक्रूड इनकम,
तब एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सपोज केवल प्रीपेड रहा तब प्रीपेड एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन। मतलब यहाँ 3 एंट्री की जगह हम एक ही जगह कर दिए, थोड़ा आसान पड़ेगा। नरेशन लिखो, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। चलो नेक्स्ट लिखो, अभी 5th नंबर हुआ, 6th नंबर लिखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हाँ अच्छा, इसके पहले व्हेन वर्ड लगा देना, ठीक है, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, दोनों वाला 5 नंबर में भी कर दोगे व्हेन और इसमें भी कर दोगे व्हेन। लिखो व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कॉमा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉमा प्रोविजन, PROVISION, प्रोविजन कॉमा ETC कर दो। ये भी डायरेक्ट के केस में, ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी सीक्वेंस चेंज होगा तो वो चेंज करेंगे हम लोग। एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रोविजंस अकाउंट। अब यहां भी देखो 3 क्वेश्चन है। सपोज केवल अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहा तो क्या एंट्री करेगा? केवल अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में अगर रहेगा तो क्या एंट्री करेगा? डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मान लो केवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और केवल प्रोविजन रहा तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। ये सब डायरेक्ट केस में है। 2 अमाउंट रहेगा तो उधर वाला रूल से करेंगे, क्वेश्चन में क्लियर भी करेंगे। नेक्स्ट लिखो 7 नंबर। हाँ नरेशन लिखो, इसका नरेशन लिखो, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बीइंग रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। देखो तुम लोग इसमें एक चीज समझ रहा है कितना इजी करके हम लोग एंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए बुक में है ये चीज, लेकिन बुक से लिखने नहीं दिए। बुक में क्या होता है, कभी कभी लैंग्वेज टफ हो जाता है और तुम लोग क्लियर करते जा रहे कौन किसका अपोजिट है। अभी तो जितना एंट्री के सब एक दूसरे क्या हो रहा है, अपोजिट। 1 2 3 4 और ये 5 6। अब लिखो 7, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नहीं डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये समझो क्या है, उसके बाद एंट्री लिखें। ये सभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इन केस ऑफ एनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को जब रिवैल्यूएशन करते हैं उस टाइम पे हम लोग ये करते हैं। कब करते थे रिवैल्यूएशन? प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ या नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, किसी का डेथ हुआ, कोई रिटायर हुआ। अब सपोज करो हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं, बिल्डिंग 10,000 का था 12 हो गया, लायबिलिटी 6,000 था 4 बचा। तो रिवैल्यूएशन जब करेंगे कोई अमाउंट घटेगा कोई बढ़ेगा, हो सकता है। तो घटने बढ़ने में कुछ ना कुछ तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा ना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। जैसे कैसे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते तो प्रॉफिट लॉस निकलता था, तो नेट प्रॉफिट था। तो जब तुम एसेट को फिर से वैल्यूएशन करोगे तो कुछ तो होगा ना प्रॉफिट लॉस, उसके लिए एंट्री लिखने जा रहे। समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं? 2 अकाउंट में 2 ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ एंड व्हाई। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये समझ गया ना तो कभी भी अकाउंट्स में पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। मतलब अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शुरू में तो नहीं ऑटोमेटिक सब चीज याद रहेगा। अब जैसे अभी तुम लोग एंट्री लिखा रहे, हम बुक में देखे भी नहीं एंट्री क्या है नहीं। ऐसा नहीं कि हम आए बुक में देख लिए, अब तुम लोग बोलेगा नहीं आप घर में देख के आए होंगे। उतना टाइम ही नहीं है कि आज तक पढ़ाने के लिए हम कभी घर में नहीं देखे। सोच लो ऐसा सिचुएशन है, मतलब जो पढ़ाना रहता है ना हम घर में कभी नहीं देखे कि क्वेश्चन नंबर 15 बताना 16 बताना, कुछ नहीं। यहाँ आते हैं तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग जो बोला कैसे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट तुम जितना अच्छे से पकड़ के चलेगा ना तो बाद में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो जो सीक्वेंस में लिखा रहे उस सीक्वेंस में एंट्री रट जाना है, तब कभी नहीं दिक्कत होगा। और ये एंट्री इसलिए ऐसा लिखाते रहे, सेम नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना तुम लोग देखना ये सारा एंट्री का हम सेम यूज करेंगे।
और 5-6 एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगा, तो एक जगह का एंट्री का सब जगह काम बनेगा। लिखो इसमें एंट्री प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो फायदा होगा पार्टनर को दिया जाएगा। नर्सन लिखो बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो नाइसन थोड़ा बड़ा है, बट याद हो जाएगा सीक्वेंस है। बिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर। अच्छा ये जो एंट्री लिखा है ना, जैसे मान लो तुम लोग यहाँ एंट्री लिखा होगा, एंट्री के यहाँ बगल में करो, एंट्री जहाँ लिखा होगा यहाँ बगल में लिख लो एकदम ब्रैकेट में हाईलाइट करके थोड़ा ऐसे, ओल्ड रेशियो एकदम याद रखना है। जब पूछा जाए कौन सा रेशियो में इसको बांटना है तो क्या बताओगे, ओल्ड रेशियो। ये एकदम मेन चीज है, इसको नहीं भूलना। लिखा हाँ 7 नंबर, ये जरूर बोलना है, इसीलिए हाईलाइट करके ये वर्ड को लिखा रहे। चलो 8 नंबर लिखो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलो इसमें बताओ तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वही अपोजिट कर दिए। चलो लिखो हाँ, एंट्री वही जो एंट्री लिखा था ना 7, उसको अपोजिट कर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेल्सन क्या होगा बता, हाँ चलो लिख दो, बीइंग द अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, ये 6 एंट्री का ही ब्रैकेट में लिखो ओल्ड रेशियो, इसे भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। एंट्री पूरा ऐसे ही लिखना जरूरी है। तो वो अपने से भी थोड़ा बना कर लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन मीनिंग यही निकलना चाहिए। और ये सबसे हम इजीएस्ट वाला लिखा है, ये देखना कि इजी है। अब बहुत लोग शॉर्ट में लिख दिया बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये बहुत छोटा हो गया। थोड़ा क्लियर कट बताओ कि हाँ ये प्रॉफिट किस पर ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी करंट भी बनता है, तो जब करंट बनेगा तो करंट में ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल की जगह हम करंट यूज करेंगे, समझा। लिखो 9 नंबर, फॉर जनरल रिजर्व, फॉर जनरल रिजर्व, फॉर जनरल रिजर्व, यहाँ पर लिखो ओल्ड रेशियो फॉर जनरल। इसका एंट्री याद करो, स्टार्टिंग में किया था हम लोग, तो बस वही एंट्री यहाँ पर हम समराइज करके लिखा दे रहे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग शुरू क्लास में पढ़े थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, याद है, वही एंट्री लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नर्सरी लिखो बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का ये ब्रैकेट में लिखो ओल्ड रेशियो, इस एंट्री का भी ब्रैकेट में लिखना साइड में, जैसे ही बताए थे ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट लिखो,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ, नेक्स्ट लिखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट बोलते हैं ना, तो वही है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो याद रखना है क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, तो ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख के रखो प्रॉफिट। जब क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो समझ आना प्रॉफिट है। और लिख लो और करके लिखो एसेट साइड, और करके लिखो एसेट साइड। हाँ एसेट साइड मतलब वहां पर लिखना, और एसेट साइड मतलब ना ये पीएल कहाँ दिया रहेगा, एसेट साइड, बट नहीं सॉरी एसेट साइड होता है लॉस के केस में, यहाँ लिखो लायबिलिटी साइड, लॉस वाला भी करेंगे, एसेट्स काट के लिखो लायबिलिटी साइड। ये प्रॉफिट है ना इसलिए लायबिलिटी साइड रहेगा। इस संख्या में मतलब ना जैसे बैलेंस शीट बना हुआ रहेगा, अभी बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया नहीं है, तो मान लो कभी कभी उसमें लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ रहेगा, कैसे तुम लोग बैलेंस शीट बनाता था फाइनल अकाउंट में, तो मान लो लायबिलिटी लिखा था लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, तो वहाँ लायबिलिटी में लिखा रहेगा। तो बस ये याद रखना क्योंकि जैसे क्वेश्चन में आएगा तो हम ये एंट्री में तुम लोग को रिवाइज कराएंगे कि हाँ कैसे ये एंट्री लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखो बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, being credit balance of profit and loss transferred to partners capital account, partners capital account। क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहेगा तो हम लोग करंट यूज करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग कैपिटल ही लिख के चल रहे हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट लिखो, हाँ इसमें भी ओल्ड रेशियो लिखो, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड रेशियो, सारे एंट्री ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ओल्ड रेशियो का। चलो नेक्स्ट 11 नंबर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगा बता, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। जैसे क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस का ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा था ना, तो डेबिट बैलेंस का ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। चलो फिलहाल एंट्री लिखो उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट तो लिख लोगे सेम जो वहाँ लिखा था उसमें डेबिट बैलेंस लगा दो।